आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस यूट्यूब चैनल पर हम लोग एजुकेशनल या एजुकेशन से संबंधित कुछ तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। आज एजुकेशन से ही संबंधित या कह सकते हैं कि इसी के पार्ट से संबंधित कुछ सामान्य जीएस के प्रश्न या इन्वायरमेंटल कंडीशन के प्रश्न इस प्रश्नावली में दिए गए हैं या इस वाइट बोर्ड पर दर्शाए गए हैं और उसी के बारे में आज हम लोग एनालिसिस करेंगे, जो कि पेपर्स में या कह सकते हैं कि ऑल क्वेश्चंस पे जो दिए गए हैं वो पेपर्स में पूछे भी गए हैं और कह सकते हैं कि ये है आने वाले समय में जो क्वेश्चन पेपर आते हैं वो उसके लिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है और जो कि जानकारी से भी संबंधित है और जो कि एग्जामिनेशन से भी संबंधित हैं। तो कह सकते हैं कि जो सामान्य जीएस के प्रश्न हैं ऑल एग्ज़ाम्स के लिए वो बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, इसीलिए इसके बारे में हम लोग एनालिसिस करेंगे और इसके बारे में जानने समझने का प्रयास करेंगे। इसमें जैसे आपने देखा होगा कि एनवायरमेंटल कंडीशन या पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र महत्वपूर्ण माना जाता है और उसी से संबंधित सारे प्रश्न या प्रश्नावलियाँ दी गई हैं जो कि मानव से भी संबंधित हैं, मानव विकास से संबंधित हैं और कह सकते हैं कि मानव डेवलपमेंट या मानव के मस्तिष्क को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं उससे संबंधित इन्वायरमेंटल कंडीशन जिसको बताया जाता है या हेरिडिटी एनवायरनमेंट के माध्यम से जाना भी जाता है, उसी के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे और जानने समझने का प्रयास करेंगे। जैसे वाइट बोर्ड पे इस बार दर्शाया गया है और बताया गया है कि बायोडाइवर्सिटी का पहला प्रश्न है जिसको हम लोग कहते हैं कि जैव विविधता, और जैव विविधता से संबंधित प्रश्नावली को अगर हम समझें तो कहते हैं कि कहा जाता है कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है या जैव विविधता का क्षेत्र जो होता है वो कहाँ पे होता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि जैव विविधता का जो क्षेत्र माना जाता है वो शांत घाटी को माना जाता है और शांत घाटी ये पड़ती कहाँ पे है, ये केरल में है शांत घाटी। और शांत घाटी के बारे में अगर हम ध्यान रखें तो जैव विविधता का क्षेत्र यही है और कह सकते हैं कि इसी को जो जैव विविधता का क्षेत्र है जो शांत घाटी है इसी को सैरेंद्री के नाम से पहले जाना जाता था। सैरेंद्री के नाम से पूर्ववत जब पूर्व काल अवस्था के अंतर्गत इसको सैरेंद्री के नाम से जाना जाता था। अब कह सकते हैं कि जो जैव विविधता होती है वो जैव विविधता एक प्रकार से पृथ्वी पर जीवन की जो विविधताएं होती हैं और जो परिवर्तनशीलता होती है उसी को हम लोग जैव विविधता के नाम से जानते हैं। कह सकते हैं कि जैव विविधता किसे कहते हैं या जैव विविधता किसे कहा जाता है, तो एक प्रकार से मानव जीवन से या पृथ्वी पर जो जीवन होता है उसकी जो विभिन्नताएं होती हैं, जो उसकी परिवर्तनशीलताएं होती हैं, उसी को हम लोग जैव विविधता कहते हैं। और जैव विविधता दिवस जो मनाया जाता है वो 22 मई को ही मनाया जाता है। आप ये भी ध्यान रखेंगे कि जैव विविधता से संबंधित ये प्रश्नावली अगर पूछी गई कि जैव विविधता का क्षेत्र कौन सा है, सबसे विविधता जहाँ पे सर्वाधिक पाई जाती है शांत घाटी केरल में है, उसी में जैव विविधता का क्षेत्र माना जाता है केरल में ही। और ये एक पलक्कड़ जिला पड़ता है, उसी ज़िले में इसको बताया गया है और कह सकते हैं सर्वाधिक जैव विविधता का क्षेत्र यही है। दूसरा क्वेश्चन इसमें जो दिया गया है इस प्रश्नावली के अंतर्गत, इसमें दिया गया है कि एलपीजी, जो एलपीजी होता है इसको हम लोग कह सकते हैं एक प्रकार से लिक्विड पेट्रोलियम गैस के नाम से जाना जाता है और इसी को हम मानते हैं कि ये इसी के माध्यम से एक प्रकार से सभी लोग एलपीजी का इस्तेमाल भी करते हैं, जिसको हम लोग गैस सिलेंडर में उपयोग भी लाते हैं। एलपीजी का नाम, एलपीजी से संबंधित एक प्रश्नावली दी गई है कि एलपीजी पे क्या असत्य माना गया है। तो माना गया है इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें देखें तो पहला दिया गया है स्वच्छ ईंधन होता है, कि मीथेन उत्सर्जन वाला होता है, कि नीले ज्वाला से जलने वाला होता है, कि उच्च ऊष्मीय ताप होता है। तो इसमें ध्यान रखेंगे इसमें उच्च ऊष्मीय मान वाला या ताप वाला भी माना जाता है। तो इसमें देखा जाए तो नीले ज्वाला से जलने वाला होता है, ये ऑप्शन कह सकते हैं कि असत्य है एलपीजी से संबंधित। बाकी जो 3 ऑप्शन है स्वच्छ ईंधन वाला, मीथेन उत्सर्जन वाला और उच्च तापीय मान वाला भी इसको माना जाता है। ऐसा दूसरा क्वेश्चन इसमें बताया गया है जो कि एनवायरमेंटल कंडीशन को भी प्रभावित करता है। तो कह सकते हैं कि एलपीजी के बारे में भी पूछा गया है। और पारिस्थितिकी तंत्र के जो घटक बताए जाते हैं, तीसरा क्वेश्चन दिया गया है पारिस्थितिकी तंत्र के जो घटक हैं कौन कौन से घटक होते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक होते हैं, इसमें एक होता है जैविक, एक होता है अजैविक। ध्यान रखेंगे कि इसमें कभी कभी पूछा भी गया है कि पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन कौन से हैं, तो इसमें तमाम सारे ऑप्शन दे दिए जाते हैं और उसमें जैविक और अजैविक जो घटक होता है वो ही कह सकते हैं कि ये जैविक और अजैविक घटक ही
पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित होता है। इसी को हम लोग एक जैविक कहते हैं, एक अजैविक कहते हैं। अब जैविक में क्या चीज़ें होती हैं, ध्यान रखेंगे कि जैविक घटक जैसे आपने देखा होगा जिसमें जीव होते हैं, जो जीव पाए जाते हैं, वो कह सकते हैं उसमें जैविक घटक के अंतर्गत पौधे हो सकते हैं, जानवर हो सकते हैं, या कीड़े मकोड़े भी हो सकते हैं, या फिर कह सकते हैं आर्थ्रोपोडा या कवक या मिट्टी में पाए जाने वाले जो ऐसे जीव जो जैविक के अंतर्गत ही आते हैं। ये पारिस्थितिक तंत्र के एक पार्ट भी हैं जो जैविक के नाम से जाने जाते हैं। एक होता है अजैविक घटक। अजैविक घटक के बारे में अगर देखें तो वायुमंडल में ऐसे जीव, या वायुमंडल में ऐसे जीव नहीं कह सकते हैं इनको, वायुमंडल में ऐसे उपस्थित सभी गैसें कह सकते हैं, क्योंकि जीव तो जैविक में आएंगे और जो अजैविक होंगे उसमें कह सकते हैं कि जो वायुमंडल में जैसे जल है, मिट्टी है, या फिर कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत जो प्रकाश होती है, वर्षा होती है, अन्य ये सभी जो प्रक्रियाएं होती हैं अजैविक घटक के अंतर्गत, जल है, मिट्टी है, प्रकाश है, पहाड़ी क्षेत्र है, इन सब में जो परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं, परतंत्र परिस्थिति में पाए जाते हैं, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, अजैविक घटक के अंतर्गत। तो जैविक वो होते हैं जिसमें जीवों की उपस्थिति होती है, और अजैविक वो होते हैं जिसमें हम वायुमंडल की प्रक्रियाओं के अंतर्गत देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जिसमें मंडल अलग अलग होते हैं। आप 5 मंडल के बारे में जानते भी होंगे। इसमें 5 मंडल होते हैं। आपने देखा होगा कि 5 मंडल कौन कौन से हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल या फिर वायुमंडल, मध्य मंडल, और एक मंडल होता है आपका, कौन सा मंडल होता है, मध्य मंडल या वायुमंडल के नाम से भी जाना जाता है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल, और फिर एक होता है वायुमंडल, एक होता है वायुमंडल, एक बहिर्मंडल। तो 5 मंडल के बारे में अगर देखें तो कह सकते हैं ये जो मंडल होते हैं उसी में उपस्थित होते हैं ये प्रकाश, वर्षा, पहाड़ी क्षेत्र, ये सब जो होती हैं ये सब भी इसी मंडल के अंतर्गत होती हैं। तो इसमें जैविक पारिस्थितिक तंत्र के जो जैविक और अजैविक घटक पाए जाते हैं। एक होता है मकर रेखा। मकर रेखा के बारे में पूछा गया है, तो मकर रेखा के बारे में अगर ध्यान से समझें तो मकर रेखा भी कहीं ना कहीं एक प्रकार से 23 सही 1/2 साउथ या दक्षिण अक्षांश पे स्थित होता है, और एक होता है कर्क रेखा। कर्क रेखा जो स्थित होता है वो भी 23 से 1/2 उत्तरी अक्षांश पे स्थित होता है। कर्क है और एक मकर है। मकर होता है साउथ में, और जो कर्क होता है वो होता है आपका उत्तर में, उत्तर अक्षांश के अंतर्गत आता है। ऐसे ही एक 5वां प्रश्न पूछ दिया गया है। इसके अंतर्गत अगर हम समझने का प्रयास करें तो कह सकते हैं कि इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। इकोसिस्टम को हम लोग हिंदी में परितंत्र कहते हैं। परितंत्र के बारे में ध्यान रखेंगे। इकोसिस्टम का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो सबसे पहले डॉक्टर A.G. टांसले ने किया था। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले A.G. टांसले ने किया था, और जो इसके जनक बताए जाते हैं शब्द का प्रयोग किया था, और जो इसके जनक बताए जाते हैं वो अलेक्जेंडर वन हेम्बोल्ट को बताया जाता है, माना जाता है। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया था। भारत में आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक किस क्षेत्र में होता है। आर्सेनिक आप समझ सकते हैं कि एक प्रकार से ये नदियों के जल स्तर के आखिरी छोर पे पाया जाता है, और जब ये घुलनशील होकर के नदियों के जल में प्रभावित होता है तो कह सकते हैं कि आर्सेनिक की मात्रा बढ़ती है, और इससे मानव में या जंतुओं में अनेक प्रकार की अलग अलग विविधताएं दिखाई पड़ती हैं, जिससे उनको अनेक प्रकार की समस्याएं भी होती हैं। त्वचा संबंधित रोग भी हो सकते हैं या होते हैं। तो आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण कहाँ होता है, पश्चिमी बंगाल में सर्वाधिक होता है। ये भी ध्यान रखेंगे, पश्चिमी बंगाल में ज़्यादा है आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जो भारत में पश्चिमी घाट हैं, भारत में जो पश्चिमी घाट हैं उसके दक्कन का शुष्क क्यों, दक्कन का क्षेत्र क्यों शुष्क है, तो इसको रेन शेडो प्रभाव कहा जाता है। रेन शेडो प्रभाव एक ध्यान रखेंगे कि जब वर्षा होती है तो एक क्षेत्र में और दूसरे क्षेत्र के प्रभाव को ही हम रेन शेडो प्रभाव कहते हैं, या कह सकते हैं कि पहाड़ की एक तरफ या पहाड़ के रेन शेडो प्रभाव के अंतर्गत, वर्षा के अंतर्गत पहाड़ की एक तरफ की गीली मौसम प्रणालियाँ बारिश और बर्फ गिरती हैं, और पहाड़ की दूसरी ओर छाया पक्ष या उसकी सारी अवरुद्ध भी होती रहती हैं, तो पहाड़ की दूसरी ओर गीला या ठंडा भी रहता है। इसी की प्रणाली को हम लोग रेन शेडो प्रभाव के नाम से भी जानते हैं। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एक प्रकार से एक क्षेत्र के अंतर्गत जब पहाड़ियों एक क्षेत्र के अंतर्गत जो पहाड़ियाँ होती हैं तो एक तरफ के प्रभाव और दूसरी तरफ के प्रभाव को तुलनात्मक अध्ययन करने पर ही रेन शेडो प्रभाव को दिखाई पड़ता है। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वन्य जीव सुरक्षा
अधिनियम कब पारित किया गया? तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम आप ध्यान रखेंगे 1972 में पारित किया गया था, जिसको हम लोग वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम के नाम से जानते हैं। एक आता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वो आया था 1986 ईस्वी में। कब आया था? 1986 ईस्वी में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था। ये भी ध्यान रखेंगे, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पेसमेकर का संबंध किससे है? पेसमेकर का संबंध हृदय से, हृदय की गति से है, हृदय से है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है इसी के अंतर्गत कि वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई का क्षेत्र में जो प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है, वो सौर विकिरण क्या कहलाती है? तो सौर विकिरण का क्षेत्र कहलाता है, सौर स्थिरांक भी कहलाता है। ये भी ध्यान रखेंगे। किस देश के, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस देश के संविधान में मौलिक कर्तव्य को लिया गया है? तो USSR, इसी को कह सकते हैं रूस, सोवियत संघ रूस कह सकते हैं, या इसी को हम लोग USSR को अगर समझने का प्रयास करें तो कह सकते हैं हिंदी में सोवियत समाजवादी गणतंत्र का संघ है, इसको कहा जा सकता है। और अगला कह सकते हैं यूनियन ऑफ ए सोवियत सोशलिस्ट ऑफ ए रिपब्लिक कंडीशन कह सकते हैं कि ये है, इंग्लिश में इसको कह सकते हैं, और जो कि रूस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य है, इसको ध्यान रखेंगे। और मौलिक कर्तव्य जो आया वो रूस से आया है। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर इसको कह सकते हैं, इसको अनुशंसा पर इसको भाग 4 में सम्मिलित किया गया है, और ये इसी में है भी। तो मौलिक कर्तव्य आप जानते ही हैं, मौलिक कर्तव्य मूल रूप से जो कर्तव्य होते हैं भारत में निवास करने पर, वो कहीं कहीं मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। और इसका पालन करना तो सभी लोगों को आवश्यकता तो है ही है, इसका पालन करना ही पड़ता है मौलिक कर्तव्य को। लेकिन कह सकते हैं कि संविधान के अंतर्गत इसको कैसे लिया गया है या कैसे बताया गया है, तो इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि संवैधानिक प्रणाली में ये रूस के अंतर्गत से, रूस से संबंधित है, या रूस से कोरिलेट करता है, या रूस से लिया गया है। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखेंगे। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो रूस से लिया गया है, ध्यान रखेंगे। या कह सकते हैं USSR, या कह सकते हैं इसको हिंदी में सोवियत समाजवादी गणतंत्र के रूप में इसको बताया गया है या लिया गया है। ये चीज़ें भी ध्यान रखेंगे। अगला दिया गया है कि घास भूमि क्षेत्र के परतंत्र के खाद्य जाल का सबसे उच्च स्तर उपभोक्ता कौन सा होता है? तो मांसाहारी इसमें सबसे पहले होता है घास परतंत्र में, या जो कह सकते हैं एक प्रकार से परतंत्र में खाद्य जो श्रृंखला होती है उसमें सबसे पहले पेड़ पौधे आते हैं, ध्यान रखेंगे, पेड़ पौधे आते हैं। लेकिन जो घास भूमि के क्षेत्र परतंत्र में जो इसकी श्रृंखला बनती है उसमें मांसाहारी सबसे पहले आते हैं। ये चीज़ें भी ध्यान रखेंगे। अगला दिया गया है वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है। वायुमंडल का ऐसा स्तर जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक जो मंडल पाया जाता है वो कौन सा होता है? तो ध्यान रखेंगे इसको हम लोग क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। ध्यान रखेंगे क्षोभ मंडल। अब इसमें आपने देखा होगा कि अलग अलग मंडल भी होते हैं। ये सबसे निचले वाला को हम लोग क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। इसके जो ऊपर पाया जाता है, इसके जो ऊपर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? समताप मंडल के नाम से जानते हैं। अगला इसके ऊपर जो होता है वो मध्य मंडल के नाम से जाना जाता है। समताप होता है, एक होता है मध्य मंडल के नाम से जाना जाता है। इसके जो ऊपर होता है उसको हम लोग वाह्य मंडल के नाम से जानते हैं, वाह्य मंडल के नाम से जानते हैं। और इसके ऊपर जो होता है इसको हम लोग बहिर्मंडल के नाम से जानते हैं। ये ध्यान रखिए सबकी अलग अलग अपनी विशेषताएं भी हैं कि क्षोभ मंडल में कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं। तो कह सकते हैं कि क्षोभ मंडल के अंतर्गत हम वर्षा, कोहरा, या कह सकते हैं कि ओलावृष्टि इसी के अंतर्गत होती है। क्षोभ मंडल के अंतर्गत ही ओलावृष्टि होती है। ये एक प्रश्नावली है जिसमें पूछा गया था कि प्रश्न कि वायुमंडल में जो सबसे निचली परत पे जो मंडल है वो कौन सा मंडल है? तो कह सकते हैं उसको क्षोभ मंडल है। तो इसमें ध्यान रखेंगे कि क्षोभ मंडल दिया गया है, इसके अंतर्गत वर्षा होता है, कोहरा होता है, या कह सकते हैं ओलावृष्टि होती है। इसी के अंतर्गत ये सारी चीज़ें होती हैं। दूसरी नंबर चीज़ है कि समताप मंडल में कौन कौन सी प्रक्रियाएं हो सकती हैं। आपको ध्यान रखना होगा कि समताप मंडल में, क्योंकि ये प्रश्नावली है, प्रश्नावली समताप मंडल से भी बनता है, तो प्रश्नावली में ये भी कहा जा सकता है कि समताप मंडल में कौन कौन सी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, या कैसे कैसे वायुमंडल में क्रियाएँ होती हैं। तो इसमें कह सकते हैं कि मौसम संबंधी जो घटनाएँ होती हैं या बादलों से संबंधित जो घटनाएँ होती हैं वो समताप मंडल के अंतर्गत आती हैं। ओजोन गैस की जो परत पाई जाती है, ओजोन गैस की जो परत होती है वो समताप मंडल के अंतर्गत ही होती है। दूसरी नंबर चीज़ है कि वायुमंडल में जो पराबैंगनी किरणें होती हैं वो पृथ्वी सतह पर आने से रोकने का काम ही कौन करता है? समताप मंडल होता है। जो ओजोन की किरणें होती हैं, ओजोन की परतें होती हैं,
या कह सकते हैं पराबैंगनी किरणें जो होती हैं उसके अंतर्गत ये पृथ्वी की सतह पर जो ये किरणें आती हैं, पराबैंगनी किरणें जो कि पृथ्वी को ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं, तो ये समताप मंडल ही होता है कि जो उसको रोकता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, समताप मंडल में ऐसी क्रियाएं होती हैं। हवाई जहाज़ के उड़ने की आदर्श स्थिति बताई जाती है वो समताप मंडल के अंतर्गत होती है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो ये समताप मंडल संबंधित है। इसके बाद में अगर हम बात करें किसकी, मध्यमंडल की, तो मध्यमंडल में कौन सी चीज़ें होती हैं, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले जो उल्कापिंड होते हैं, अंतरिक्ष में जो उल्कापिंड होते हैं अंतरिक्ष में, वो किस में होते हैं, वो मध्यमंडल में होते हैं। और कह सकते हैं कि मध्यमंडल में आने पर ये जल भी जाते हैं, मध्यमंडल में ऊपर उड़ते हैं लेकिन इसमें आने पे उल्कापिंड जल जाते हैं। तो कह सकते हैं कि ऐसी घटनाएं कहाँ पे होती हैं, मध्यमंडल के अंतर्गत होती हैं। वायुमंडल में क्या होता है, बढ़ती ऊंचाई के साथ इसका तापमान बढ़ता है, किसका, वायुमंडल का। और कह सकते हैं कि रेडियो संचार हेतु रेडियो तरंगों का पुनः पृथ्वी पर आने की क्रियाएं भी इसके माध्यम से होती हैं। और आयन मंडल इस परत का एक भाग होता है। आयन मंडल जो किसका भाग होता है, यह एक प्रकार के वायुमंडल का एक भाग होता है। और इसी को हम लोग कह सकते हैं कि यह एक वायुमंडल के अंतर्गत आता है। बहिर्मंडल जो होता है, बहिर्मंडल के अंतर्गत इसमें वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत मानी जाती है। सबसे ऊपरी परत कौन सी है, ये है बहिर्मंडल, और जो सबसे निचली परत है वो क्षोभ मंडल है। अब इसमें कौन सी क्रिया हो सकती है, हल्का गैस या हीलियम, हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तेज़ी से या तैरती रहती हैं। हाइड्रोजन ये सभी चीज़ें ये कहाँ पे होती हैं, ये ऊपर ही वहाँ पे तैरती रहती हैं। अगर हम बात करें तो क्षोभ मंडल की जो क्षोभ मंडल बताया गया है वो लगभग पृथ्वी से ऊपर की तरफ 13 किलोमीटर तक ही क्या होता है, ये जो 13 किलोमीटर ऊपर बढ़ने पर, ध्यान रखेंगे, ऊपर की तरफ बढ़ने पर 13 किलोमीटर ऊपर की तरफ बढ़ने पर ये होता है आपका क्षोभ मंडल। लेकिन अगर हम 50 किलोमीटर तक चले जाते हैं, 13 के ऊपर जाकर के 50 तक चले जाते हैं, तो ये किस में आता है, ये समताप मंडल के अंतर्गत आता है। 50 के ऊपर चले जाते हैं। अब 50 के ऊपर जब जाते हैं तो उसमें 80 तक पहुँचते हैं, और जब 80 तक पहुँचते हैं तो ये कौन सा हो जाता है आपका, कौन सा मंडल आ जाता है, ये है आपको बताया था मध्यमंडल आ जाता है। 80 तक पहुंचेंगे तो मध्यमंडल आ जाएगा। इसके ऊपर जब जाएंगे, ये 13 था, 13 से 50 था, 50 से 80 आ गया। 80 से हम लोग जब जाते हैं 400 किलोमीटर तक या 400 तक पहुंचते हैं तो ये आता है आपका बहिर्मंडल। और फिर जब 400 से ऊपर चले जाते हैं, 400 किलोमीटर से ऊपर चले जाते हैं तो ये आपका बहिर्मंडल आता है। एक बाह्य आ जाता है 800 से, जब उससे 80 से ऊपर जाते हैं तो ये आपका वायुमंडल के अंतर्गत आता है। कह सकते हैं कि जो वायुमंडल के प्रमुख स्तर बताए गए हैं उसमें क्षोभ मंडल सबसे निचली परत का पार्ट होता है, ऊपर वाला सबसे बहिर्मंडल होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया। तो जैव विविधता अधिनियम को जो पारित किया गया 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया है, ये भी ध्यान रखेंगे, 2002 को पारित किया गया है, 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया है। कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक होती है। पर्यावरण संरक्षण में सहायक कौन सी क्रिया होती है, तो शिफ्टिंग खेती होती है कि जैविक खेती होती है कि आधुनिक उपज वाली किस्म की खेती होती है। ग्लास हाउस में पौधे लगाना होता है, तो ये सब चीज़ें कोई नहीं होती है, जैविक खेती होती है जो कि कृषि की प्रक्रिया को पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत उसको प्रभावित भी करती है, या कह सकते हैं कि वो एक सहायक भी हो सकती है, पर्यावरण को सहायता करती है। और भी जो भी खेतियाँ होती हैं वो कहीं ना कहीं पर्यावरण को अवरुद्ध करती हैं, प्रभावित करती हैं, समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। लेकिन जैविक खेती ऐसी होती है कि जिसके अंतर्गत हम पर्यावरण के संरक्षण में उसकी सहायता भी कर सकते हैं। तो ये सभी जितने भी प्रश्न थे, लगभग 15 प्रश्न हैं, और बहुत सारे प्रश्न तो वैसे ही बताए गए हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे कि लगभग इसमें 30 या 40 क्वेश्चन के समथिंग आसपास इसमें बनते हैं। तो लेकिन ध्यान रखेंगे कि इसमें जितने भी प्रश्नावली हैं वो सभी पेपर से पूछे गए हैं। दूसरी नंबर चीज़ है कि इसमें एक जो जुलाई का मंथ है, तो जुलाई के मंथ में अगर हम देखें तो जुलाई के मंथ में सबसे पहली चीज़ है कि 1 जुलाई को जो दिवस मनाया गया वो विश्व चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया गया था। 2 जुलाई को जो मनाया गया वो UFO डे के रूप में मनाया गया, जिसको यूनिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के नाम से भी जाना जाता है, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के नाम से भी जाना जाता है, उड़न तस्तरी के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखेंगे 2 जुलाई को मनाया गया। 3 जुलाई को प्लास्टिक
बैग मुक्ति दिवस, प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये 3 जुलाई को था और 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस आज की डेट में मनाया जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ये 4 दिवस जो जुलाई के थे वो आज के कंडीशन पे जो 4 जुलाई को आज हम लोग पढ़ भी रहे हैं, तो ये चीज़ें भी ध्यान रखेंगे। ये है सामान्य जीएस, पर्यावरण से संबंधित हिस्टोरिकल कंडीशन के माध्यम से कुछ चीज़ें निकल करके जो आती थी उसके बारे में हम लोगों ने जानने समझने का प्रयास किया। और आप लोग इसको शेयर भी करते रहेंगे सभी स्टूडेंट्स के पास भी जो भी पढ़ाई करते हैं। आप कह सकते हैं कि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो बराबर क्वेश्चन पेपर्स में पूछी भी गई हैं। शेयर करें और इसको एक दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास करें। सब्सक्राइब तो कर ही लें, क्योंकि अन्य इसी से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें जोड़ करके बताए भी जाएंगे और एक दूसरे तक पहुंचाएं भी। और सभी लोग इसको लाइक भी करते रहें और सभी लोग इसको बृहत स्तर पे सभी लोगों तक भेजने का प्रयास करें, क्योंकि ये है एक महत्वपूर्ण प्रश्नावली है और इसके माध्यम से हम लोग विशेष रूप से जान सकते हैं, समझ सकते हैं और कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे उससे संबंधित ये विशेष रूप की प्रश्नावली है। धन्यवाद आप सभी का। नेक्स्ट टाइम में हम लोग पुनः मिलेंगे।